मायरा खान पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्टर है। जो मायरा खान आज आपको नजर आती, ये इस मकाम तक ऐसे नहीं पहुंची। ये उभर कर और डूब डूब कर उभरी है। बाप के लिए एक ऐसी खुशी है कि बेटी की मुखालफत हो जाए शुरू। यूरोप की नहीं, पूरी दुनिया में 18वीं हसीन तरीन औरत का इंतखाब और खिताब मिला उसको। 2007 का साल, शाहरुख के साथ पहली फिल्म की है। 3.9 मिलियन बिजनेस किया, तकरीबन 3 अरब रुपए का। क्या मौलिया, मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। और वो हर गली, हर कूचे और बाजार में हमने सुना। क्या कमाल किस्म का लिखा था, वो आपने लिखा था ना सर? फवाद खान मौला जट, हमजा बासी नूरी नत और मायरा खान मुखो जट। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बिलाल साहब, अगर ये पाकिस्तान में 100 करोड़ नहीं करती तो मेरी तरफ से ये फिल्म डेड फ्लॉप। आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं पाकिस्तान की मोस्ट अट्रैक्टिव और हाईली पेड एक्ट्रेस मायरा हफीज खान की। मायरा खान की इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई, मायरा खान ने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम किए और किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आई, मायरा खान ने अपनी जिंदगी में कौन कौन से अप्स एंड डाउन्स देखे, क्या मायरा खान का फिल्म इंडस्ट्री में आगाज अली अस्करी साहब की वजह से हुआ, मायरा खान का पहला सपोर्टिंग रोल किस फिल्म में था और अब फ्यूचर में मायरा खान की किस अदाकार के साथ नई मूवी आ रही है। ये तमाम बातें जानने के लिए नासिर अदीब साहब के साथ ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप तमाम लोगों के लिए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बायोग्राफीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस पे बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मैं आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट शामिल कर रहा हूं और आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमें देखने वाले, चाहने वाले और पसंद करने वाले भी उतने ही खैरियत से होंगे जितने मैं और आप खैरियत से होते हैं डेली बेसिस पे। और जो हमारे प्रोग्राम्स की नौयत होती है वो दिन ब दिन कभी गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही कमाल होने वाला है। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अस्सलाम वालेकुम के बाद सवाल का जवाब पहले मेरा एक सवाल मैं कर वो चलें। तो पहले मेरा जी हर रोज आप ये बात करते हैं, जी। एक रटा हुआ जुमला बोलते हैं कि जी। नासिर अदीब साहब, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। आप इस सीट पर आने से पहले मेरे से मिलते हैं, 2-2 घंटे मेरे साथ बातें जी। करते हैं, गप्पे लगाते हैं, मैं आपको ठीक नजर आता हूँ। यहाँ का आपको शक पैदा हो जाता है कि नहीं, नहीं। इधर ना एसी चल रहा होता है असल में, अच्छा। स्टूडियो में बाहर एसी नहीं चल रहा होता, तो मुझे ये लगता है कि एसी में कहीं आपको ठंड तो नहीं लग रही, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, सुन तो नहीं हो गए? ठंड आपको लगती है, इसी आप बंद करवाते हैं, मैं नहीं बंद करवाता। तो अच्छा, आप खैरियत से हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले ये माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, क्या चाहते हैं आप? अच्छा, मुझे आज एक सवाल है आपसे और वो सवाल ये है कि आज हम जोया नासिर पे प्रोग्राम ना करें जो आपकी बेटी हैं। ये बहुत लोग ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि जी उनके ऊपर प्रोग्राम होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाहिए, तो क्यों नहीं आज उन्हीं का प्रोग्राम किया जाए? नहीं, आज नहीं करेंगे। असल में मैं आपको ये बता दूं कि जोया नासिर मेरी बेटी है, बिल्कुल जैसे आप कहते हैं, और बच्ची है और काम कर रही है। जी जी। लेकिन प्रोग्राम करने के लिए ना मैं अभी उस बच्ची से एक बात चाहता हूँ, वो ये है कि देखें, इंसान, आज चंद लोग कहते हैं ना इस पे प्रोग्राम करना चाहिए। हाँ जी। मैं प्रोग्राम उस दिन करूँगा जिस दिन हर गली में गुजरते हुए, हर मोड़ पर जाते हुए लोग जानते हैं कि मैं प्रोग्राम करता हूँ। हर हाँ महफिल जी। में बैठे हुए जब हर बंदा मेरे से कहेगा कि आपने इतने प्रोग्राम किए, इतने हीरोइंस पे किए, बाकी लड़कियों पे किए, आपने जोया नासिर पे प्रोग्राम क्यों नहीं किया? हाँ मैं करूँगा प्रोग्राम। अभी मेरी बच्ची के लिए जो मैं सुनता हूँ, जिस बात से मैं मुतमईन हूँ, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची की अब मुखालफत शुरू हो गई है, अच्छा, और ये मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है। आप हैरान होंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं? आपकी मुखालफत शुरू हो गई है और मेरे लिए खुशी का, बाप के लिए एक ऐसी खुशी है कि जी बेटी की मुखालफत हो जाए शुरू। बिल्कुल, वो मेरे लिए खुशी की ऐसी बात है कि मुखालफत शख्सों की नहीं होती, शख्सियात की होती है। आसमान पर सितारे लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन कभी किसी आदमी ने आपके साथ ये नहीं कहा होगा कि आज मैंने सितारे को गौर से देखा। हाँ, सितारों को देखते हैं, बिल्कुल। उन सितारों में एक चाँद है, हाँ उस चाँद को हर आदमी देखता है, बिल्कुल। गौर से देखता है। तो गौर से किसी को जब कोई देखता है ना, तब उसकी मुखालफत शुरू होती है। और बकौल हज़रत अली करमुल्लाह वजह के कि वो इंसान मुकम्मल नहीं जिसका कोई दुश्मन ना हो। ओह, दुश्मन आपको आगे बढ़ाता है, मुखालफत आपको आगे बढ़ाती है। और तुंदिए बादे मुखालफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मेरी बच्ची परेशान होती है इस मुखालफत से, तो मैं उसे एक ही बात कहता हूँ कि बेटे, ये मुखालफत सबसे ज़्यादा मैंने बर्दाश्त की, और 7 साल की।
मैं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया, मेरी पहली फिल्म थी, मुझे कहानी लिखनी नहीं आती थी। मैं पहली फिल्म मेरे से लिखवाई, उसके डायलॉग मुझे लगी, उस फिल्म का नाम था आशिक लोग सुदाई। अच्छा। वो डेड फ्लॉप हो गई, नैयर सोच की वो कहानी थी। तो जब मैं बाहर निकला तो जिसने जो भी मुझे मिला ना, उसने कहा नासिर साहब कहानी लिखना तो सीखो। यानी वो समझते थे कि कहानी भी मेरी है। अच्छा। आपको कहानी लिखने नहीं आती। अब ये बात मैंने सुनने के बाद मैंने सोचा कि कहानी लिखनी सीखनी चाहिए। मैंने सीखनी शुरू की। कैसे? मैंने हर राइटर की फिल्में देखनी शुरू की, ख़ास तौर से हज़ीं कादरी साहब की। ठीक है। फिर मेरी दूसरी फिल्म लगी बे औलाद, उसमें भी डायलॉग थे, कहानी सलमा मुमताज़ की थी, वो भी डेड फ्लॉप हो गई। फिर लोगों ने मेरे से ये कहा, यार तुम्हें कहानी लिखनी नहीं आती, वो कैसे राइटर हो तुम? हाँ। वो भी बर्दाश्त किया। 7 साल का अरसा मैं एक ही बात सुनता रहा, और जा रहा जे जिन्हों कहानी नहीं आती, ओए होए होए होए। और जा रहा जे लिखनी नहीं आती। डिप्रेशन नहीं होता था? फिर सर मैंने कहानी लिखनी सीखी। वो मुखालफत, वो मेरी बदखुइयाँ जिसे आप पंजाबी में कहते हैं, उन्होंने मुझे ज़िंदा रखा। मैंने कहा नहीं, इनको मैंने कहानी लिख के दिखानी है, मैंने सीखनी है। जवाब मैंने वैसे नहीं देना, क्योंकि जब भी मुखालफत करते थे तो मैं तन्हाई में अल्लाह से एक ही सवाल करता था कि ये फ़न तूने मुझे दिया, इस तरफ लगाया है। लोग मेरी मुखालफत करते हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब तू देगा। मैं अपनी बच्ची को, मेरे खुशी की बात यह है कि जिस रोल में भी उसने काम किया, ये बात मैंने हर एक से सुनी कि यार ये वही कर सकती थी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची उस मकाम पर आ जाए जिस मकाम पर, जैसे मैंने कहा, गली गली लोग मुझे कहें कि उस पर एक प्रोग्राम करो। सही। फिर बाप बेटी के बारे में बोलेगा। क्या बात है। आज जिस लड़की के बारे में बोल रहा हूँ, वो आपने बेटी का जिक्र किया तो वो मुझे याद आ गया कि आज मैं क्यों ना फिर अपनी बेटी का ही प्रोग्राम कर दूँ। अच्छा। हाँ जी, आप हैरान होंगे कि आपकी दूसरी बेटी भी दूसरी बेटी भी, हाँ मेरी 2 बेटी हैं। अच्छा, उससे अब परेशान न हो यार, क्या मेरी 2 बेटियाँ नहीं हो सकती? हो सकती हैं, लेकिन हमें तो ये जोया की पता है। नहीं, एक जोया नासिर है, एक साशा नासिर है। ठीक है। 2 बेटियाँ मेरी, लेकिन एक तीसरी बेटी भी मेरी है। वो कौन है अब? उसी के बारे में आज मैं प्रोग्राम करूँगा। वो मेरी वो बेटी है जिसको मैंने पहले दिन जब मैं मिला, तो आपको पता मेरी आदत है बड़ा फ्री होने की। और फ्री मैं इसलिए होता हूँ कि वो मेरी फिल्म में पहली बार काम कर रही थी, उनको पंजाबी नहीं आती थी। अच्छा। तो पंजाबी सिखानी थी मैंने, पंजाबी भी सिखानी थी और उनको ये भी बताना था कि इसको डायलॉग को बोलना कैसे है। ठीक है। तो मैंने कहा इसके साथ पहले मैं फ्री, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी थी और उनके लिए मैं बहुत बड़ा था। लेकिन एक्चुअली ना मैं बड़ा था ना वो बड़ी थी, बड़ी तो अल्लाह की ज़ात थी। लेकिन एक होता है ना, मैं उसके साथ फ्री हुआ, तो उसके जो एक्सप्रेशन थे ना, उससे मुझे ऐसे लगा कि उसको मेरा फ्री होना कुछ मशकूक सा लगा। जब ये बात हुई तो चूँकि अल्लाह की रहमत है, ऐसी तो कभी दिल में बात आई नहीं, तो मैं फिर फ्री हुआ। उसने हंस के देखा तो मैंने कहा कि मैं आज तक मैंने किसी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बेटी नहीं बोला, आप आज से मेरी बेटी। वाह। अगर वो ये प्रोग्राम सुन रही होगी तो याद आएगी, वो मेरी बेटी। फिर वक्त आया, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नहीं बल्कि पाकिस्तान की नहीं, एशिया की नहीं, यूरोप की नहीं, पूरी दुनिया में 18वीं हसीन तरीन औरत का इंतखाब और ख़िताब मिला उसका नाम मायरा खान है। तो आज हम करेंगे प्रोग्राम मायरा खान के ऊपर। क्या बात है। आते हैं कि 21 दिसंबर, अच्छा एक और बड़ी बात, दिसंबर का और महीना ये कमाल महीना है। तो मैं भी 9 दिसंबर को पैदा हुआ। अच्छा, आप साथ ही अपने नंबर बना लें, अपने नंबर बना लें। मैं जिस महीने में पैदा हूँ वो भी तारीखी महीना है। वो कौन सा सर? वो मार्च का महीना है। वाह। 20 दिसंबर के बाद। अच्छा। 20 से लेकर 31 दिसंबर तक पैदा होने वाले जितने लोग हैं, उनमें अक्सरियत बड़े लोगों की। ओके। अक्सरियत। अब देखें, 21 दिसंबर 1984 को मायरा खान पैदा हुई। अच्छा। 25 दिसंबर को कायद आज़म पैदा हुए। 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और दिसंबर में मेरे ख्याल में कोई डेट है कि ये नवाज शरीफ साहब भी पैदा हुए। अच्छा, मेरा ख्याल है। ठीक है। तो जितने बड़े लोग हैं ना, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे वो दिसंबर के अंदर होंगे। और 21 दिसंबर 1984 को पैदा होने वाली ये बच्ची, इसका नाम रखा गया मायरा हफीज़ खान। अब हफीज़ बीच में हट गया, मायरा खान के नाम से चलिए, लंबा होगा नाम। जी जी। आपको पता है एक और बड़ी सेलिब्रिटी औरत थी और बड़ी हसीन भी थी और तारीख़ी औरत है, वो भी हमारी पाकिस्तान की, और क्योंकि उसको इमरान खान की बीवी होने का भी कुछ मुद्दत आज़ाद हासिल रहा है जी। उसने इंटरव्यू किया मायरा खान का। अच्छा। अब
उन दोनों को देखें, इंटरव्यू देखना कभी, आप वो देखें, आपको पता चले कि मायरा खां क्या है। हाँ जी। स्क्रीन के ऊपर तो हमारे डायलॉग बोलती हैं, हमारे सीन होते हैं, सिचुएशन होती है। इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ होती है जो इंसान को पाँव से सर तक मधोल देता है। अगर इंटरव्यू लेने वाला कोई सही आदमी हो, सही, मतलब है वो निचोड़ लेता है, निचोड़ लेता है। ठीक है। इंटरव्यू देने वाला बहुत कोशिश करता है मैं बच जाऊं, ये करूं। लेकिन वो तो अगर आपने देखना हो कि कोई शख्स मुतमईन कितना है और कॉन्फिडेंट कितना है, ठीक है, और अपने विजन में कितना क्लियर है, हाँ जी, वो आप इंटरव्यू में देखें, ठीक है। वरना आप इंटरव्यू में ऐसे कोई पैसा पड़ता हो, अच्छा हाँ तो वो ऐसा है, नहीं वो ऐसा तो नहीं है, वो वैसा तो नहीं है, वो डायरेक्ट जवाब देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। आप उस इंटरव्यू को दोबारा देखें, ठीक है। उसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि उस इंटरव्यू में मायरा खान ने से बताया था कि मेरे वालिद साहब दिल्ली के रहने वाले थे जी, और मेरे वालिद पठान है, बिल्कुल, ठीक है। और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो वहाँ से ये माइग्रेट हुए और मेरे वालिद साहब कराची में आके सेटल हुए। सही हो गया। तो ये कराची में पैदा हुई, ठीक है, ठीक है। और एक इसका भाई है, छोटा है, ठीक है, हसन उसका नाम है, जर्नलिस्ट भी है और बिजनेसमैन भी है, ठीक। कराची में ये फाउंडेशन स्कूल से इसने ए लेवल किया। ए लेवल करने के बाद ये लड़की शायद पठान फैमिली की तो मैं पहली कह सकता हूँ, पाकिस्तान की तो नहीं कह सकता, हाँ, पठान फैमिली की मेरा ख्याल है पहली लड़की, अपनी फैमिली की ये पहली बच्ची थी जो 17 साल की उम्र में डायरेक्ट गई अमेरिका कैलिफोर्निया पढ़ने के लिए और अकेली गई। अच्छा, है ना बात, क्या बात। और वो कहती है, फिर बाद में उसने जिक्र भी किया इस बात का कि जो मैंने वक्त कैलिफोर्निया में या अमेरिका में बाहर अकेले गुजारा, उसने मुझे मजबूत किया। क्योंकि जब इंसान, वो कहते हैं ना, सफ़र बड़ी चीज़ है, हाँ जी, इंसान सफ़र में बड़ा निखरता है, निखरता है ना, ऐसे ही है। अच्छा, कभी सफ़र तुम भी कर लो खुदा के लिए, ताकि थोड़े से निखर जाओ जी। तो वो क्या आपके साथ ही करना, मैंने अब सफ़र मेरे साथ ही करना, चलो ठीक है, या इस पर कायम रहना जी। अच्छा, वो जनाब उस वहाँ जो गई तो इसने पहले तो वहाँ सेंटा मोनिका कॉलेज से इसने आला तालीम हासिल की इसने, ठीक है। उसके बाद इसको आला तालीम और ज़रूरत थी, इसने इंग्लिश में लिटरेचर में मास्टर किया, ठीक। मास्टर करने के बाद यहाँ इसकी मुलाकात एक आदमी से, उसका नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ, जिक्र उसका बाद में आएगा। उसका नाम था अली अस्करी। अब इसने क्या किया कि वहाँ इसने जॉब शुरू कर दी। क्या जॉब? राइट एड एक कंपनी थी, उसमें ये कैशियर के तौर पर काम करती रही। अब देखें, कैशियर होना भी बड़ी बात है। जब भी किसी को स्टोर में या किसी चीज़ में रखा जाता है तो ये ध्यान में रखें, कैशियर को बड़ा सोच समझ के रखा जाता है, ठीक है, और सब चीज़ें देखते हुए इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। और वो बताती हैं कि स्टोर रात को लेट बंद होता था, मसलन कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टोर पे चीज़ें ऐसी होती है जो ज़रूरियात की होती है तो खुले रहते हैं। तो कहते जब तक स्टोर खुला रहता था मैं ऑन ड्यूटी रहते थे। अच्छा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन इसकी ज़िंदगी, जो मायरा खां आज आपको नज़र आती है, ये इस मकाम तक ऐसे नहीं पहुँचेगी। ये उभर उभर कर और डूब डूब कर उभरी है। क्या बात है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन इसकी लाइफ में है। आप यहाँ से देखें कि वहाँ गई, इतनी पढ़ी लिखी लड़की ने जॉब किया, और वो इस दौरान हो सकता है कि अपनी तालीम के लिए, यानी वहाँ चूँकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो हो सकता है कि इनके फादर जो हैं वो ना अफोर्ड करते हो, लेकिन उसने अपनी तालीम को जारी रखने के लिए, वो कहते हैं, फिर वहाँ मैंने और भी काम किए, मैंने सफाइयाँ भी की। लेकिन बात यह है कि आप देखें कि ऊंचा जाने के लिए कहाँ तक वो नीचे गई। सफाई से बड़ी चीज़ तो एक औरत के लिए और नहीं, यही होती ना, काम वाली की सफाई करती, लड़की इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। वो गई, तालीम मुकम्मल करने के बाद, यही छोटे मोटे काम करने के बाद, इसके अंदर का जो एक औरत थी ना, जो फनकार थी, अब कॉन्फिडेंस आ गया ना, जैसे अब, तो इसने वहीं अपने तौर पर यह फैसला किया कि मैं शोबज़ में जाऊंगी, अच्छा, और मैं नाम पैदा करूँ और एक्ट्रेस बनेंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। ये वापस आ गई। वापस आए तो जिस अली अस्करी के साथ इसकी वहाँ मुलाकात हुई या दोस्ती, उन्होंने एक शो किया था, रियलिटी शो के नाम से डिज़ाइन किया, उसमें इसको काम किया, वो MTV पे चला। अच्छा, बस वो इसकी पहली ईंट बन गया आर्टिस्ट के तौर पे। तो हाँ, मुझे याद पड़ता है वीजे, एज अ वीजे वो पहले कर दी, वीजे के तौर पर टेलीविजन शो के वो छोटे छोटे। तो इतना वो सुपरहिट हुआ कि उसके बाद फिर आग TV पे वो दोबारा चला, इसका शो चला, वीकेंड विद मायरा। अच्छा, हाँ जी,
ठीक है। वो बेपनाह लोगों ने पसंद किया, और ये लड़की लोगों के दिलों में, और ऑडियंस से मुराद ऑडियंस वो जैसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हाँ जी। जिनको नए चेहरों की, नए आर्टिस्टों की तलाश होती है, वो गौर से देखते हैं और उन चेहरों को फिर याद रखते हैं, और फिर एक वक्त आता है उनके जहन में उनके लिए किरदार आता है और वो उनको बुला लेते हैं। अच्छा। तो शुएब मंसूर एक बहुत बड़ा नाम है हमारे शोबिस का, उसने एक फ़िल्म शुरू की, बोल। ठीक है। उसके लिए उसको एक स्पोर्टिंग लड़की चाहिए थी काम के लिए, तो उसने मायरा खान का इंतखाब किया। अच्छा। मायरा खान ने कबूल कर लिया, और हालांकि वो स्पोर्टिंग रोल था, लीड रोल नहीं था, लेकिन उसने रोल सुना, यकीनन सुना होगा, बिल्कुल। और चूंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, तो उसने पहचान लिया होगा कि इस रोल में मैं मुतासर कर सकती हूँ सबको। ठीक है। उसने कबूल कर लिया। और फिर आप यकीन करें कि जब बोल रिलीज़ हुई फिल्म, तो लोग जब बाहर निकले तो वो मायरा खान को साथ लेकर निकले। बिल्कुल सी। इतना अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल ठीक है। इतना इंसाफ किया उसने पर। बिल्कुल ठीक है। बस उसके बाद फिर ये हर प्रोड्यूसर की डिमांड बन गई, वो खा फिल्म हो, वो खा ड्रामा हो, और फिर इसको 2011 में हम सफ़र ड्रामा जो था वो भी मिला, फवाद खान के साथ किया, वो भी ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। उसके बाद फिर ये ड्रामों में ऐसी घुसी, चलती गई, आती गई, और फिर इसका बिन रोए ड्रामा आया, वो भी ब्लॉकबस्टर था। बिल्कुल। और बाकी ड्रामे भी अच्छे थे इनके। बहरहाल ये 2 ड्रामे तो ऐसे ने साहब जो मुझे भूलते ही नहीं है। इस दौरान एक और इसकी ज़िंदगी में मोड़ आता है, वो है 2007 का साल। अच्छा। जब वो शो हिट हो गया, और उसके बाद फिर ये वो अली अस्करी जिनसान की दोस्ती थी, जिन्होंने इसकी पहली ईंट रखी, तो उनके साथ इनकी शादी हो गई 2007। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अजलान रखा गया। ठीक है। उसके बाद 2015 में, मैं इसको यहाँ वाइंड अप कर दूं कि अली अस्करी से इनकी अलहदगी होगी। ठीक है। ये होता है, चलता है, जो कुदरत को मंजूर होता है वही होता है। बार वो अलहदगी होगी, और ये शोबिस में डे नाइट अब मसरूफ़ हो गए। अब बोल में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो उसके बाद ये लड़की जो थे, ये पाकिस्तान के दिलों पर राज करते करते ये बॉर्डर पार भी थी। इसका हुस्न का जादू पहुंच गया, इसकी परफॉर्मेंस पहुंची। अच्छा। और वहाँ से बुलाया गया फिल्म के लिए, इसने वो ऑफ़र कबूल कर ली। अच्छा, ये हम सफ़र में ये एक पेयर था, फवाद खान का और इसका जी, तो दोनों को ऑफ़र हुई। अच्छा। फवाद खान को भी ऑफ़र हुई, इसको भी ऑफ़र हुई। ठीक है। दोनों ने काम किया था। तो ये फिर शाहरुख के साथ, अब देख रहे वहाँ का टॉप का हीरो शाहरुख खान के साथ, जी, रईस फिल्म का नाम था, उसमें उसमें इसने काम किया। देखिए आपने? जी, जी। अच्छा, तो बेपनाह लाइक किया गया इसको इंडिया में, और फवाद खान को भी बेपनाह लाइक किया गया। और ये नहीं कि किया गया, आज भी चूँकि मेरा हिंदुस्तान के प्रोड्यूसरों के साथ रब्ता होता है, हाँ जी, चूँकि मैं उनकी फिल्में लिख रहा हूँ, आज भी फवाद खान और मायरा खान उनकी पहली चॉइस हैं अगर ये काम करें तो। वाह। लेकिन हुआ क्या कि एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये मतलब अब हाँ कि जो इम्पा है वो बड़ी सख्त है, उनके बड़े असूल होते हैं कि जी पाकिस्तान, जैसे अब मेरी लेजेंड मौला जट उन्होंने रिलीज़ नहीं, 2 दफ़ा डेट है, दोनों दफ़ा रिलीज़ नहीं हुई, तो उनका अपने एक मजाज है। तो वहाँ इसको इसकी मकबूलियत को देख कर ऐसा भी हो सकता है वहाँ भी माफिया है ना, वहाँ भी लॉबिंग है। तो जब उन्होंने देखा होगा कि मायरा खान पाकिस्तान से आकर शाहरुख के साथ पहली फिल्म की है और उसने 3.9 मिलियन बिजनेस किया, तकरीबन 3 अरब रुपए का, तो साफ ज़ाहिर है कि उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि बॉर्डर पार से आकर लड़की कोई हमारी जगह ले ले। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने पुश किया हो किसी पार्टी को कि इसके खिलाफ बयान दो, ये वो। अच्छा, तो किसी पार्टी ने बयान दे दिया। वो इंसिडेंट क्या था सर? इंसिडेंट ये था कि वहाँ इनके जो काम इन्होंने किया उसमें मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, नहीं आओ, ठीक है, यही बात समझ लें कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके मायरा खान को। सही है। इसको थ्रेट भी मिले और इंडियन मोशन पिक्चर्स ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई पाकिस्तानी फ़नकार, एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, वो किसी हिंदुस्तानी फिल्म में काम नहीं कर सकता। ऐसा? हाँ जी, तावक्ते के हालात में करना जी। ये हो गया, ये वापस आ गया। और फिर आपको पता आर्टिस्ट बड़ा नाजुक होता है, बड़ा वो थ्रेट में, डिप्रेशन में नहीं, काम ही नहीं कर सकता। आप यकीन करें, आपकी बात दफ़ा वो बहुत जल सूरत देखकर मेरा दिल नहीं करता कि मैं असर भी हो जाता है।
तो फिर ये वहाँ इनको ऑफर्स होती रही, लेकिन ये नहीं गए। उसने अपना राज कपूर एंड सन्स के पत्नी कपूर एंड सन्स में काम किया फवाद खान ने, ठीक है, वो फिल्म भी बहुत अप्रिशिएट हुई, उसकी भी बड़ी लैकिंग है वहाँ। तो यहाँ ये छाती चली गई जिसका नाम मायरा खान है, ठीक है, और फिर ये इसको यूनिसेफ ने, ये अच्छा वुमन राइट्स के लिए बहुत काम करती है। अच्छा उसकी वजह मुझे पता क्या है, उसकी वजह ये नहीं कि इसको कहा गया, वजह ये कि जो इसने अमेरिका में अरसा गुजारा ना, हाँ, वहाँ जो इसके साथ हुआ मसलन जो उसने फेसेस की प्रॉब्लम कि काम करने की लड़की को क्या कुछ करना पड़ता है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो फिर इसे ख्याल है कि वो बच्चियाँ जो ज़रूरतमंद हैं या जिनको इंडिपेंडेंसी चाहिए, जिनको फ्यूचर होना चाहिए लेकिन उनके वसाइल नहीं, तो उनको कैसे आगे आना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर इसने बहुत काम किया, और फिर यूनिसेफ ने इसको गुडविल एम्बेसडर भी बनाया ये अफ़गान महाजरीन के सिलसिले में। हाँ जी, मायरा खान का और रिकॉर्ड ये है कि इसको सबसे ज़्यादा लक्स स्टाइल अवार्ड मिले। इससे पहले मेरे ख्याल में किसी को 6 मिले हुए हैं, वो मुझे पता है, लेकिन 7 नहीं किसी को मिले। इसको 7 लक्स अवार्ड मिले। क्या बात है परफॉर्मेंस के। तो इस किस्म की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, उनके ऊपर जिस वक्त लोग डिस्कस करते हैं ना, तो वही बात जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुखालफत, तो ये मुखालफत जब होती है तो फिर अब मैं लेजेंड ऑफ मौला जट में इसमें काम किया। लेजेंड ऑफ मौला जट में इसका जो रोल था, कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद में भी किया, और 12वां खिलाड़ी में किया। और उसके बाद इसने जो फिल्में नहीं की ना, उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट है। मायरा खान पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्टर है, सबसे हाईएस्ट पेड। इतना पैसा ना कोई लड़की लेती है और ना कोई आइंदा लेगी, आई कांट से कि कोई ले सकेगी। तो इसलिए आम प्रोड्यूसर उसको अफोर्ड ही नहीं करता। और वो जब कास्टिंग होती है ना, तो सोच यही होती है, अच्छा यार मायरा खान को ले लें, फवाद खान को ले लें। फिर जब वो बजट देखते हैं तो फिर वो कहते हैं यार चलो रहने दो। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते मायरा खान से कि आप रेट को कम कर दें। मायरा खान अब अपने रेट इसलिए कम नहीं करेगी कि आज उसको फिल्म की ज़रूरत नहीं है, आज फिल्मों को उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। आज मैं समझता हूँ कि पहले वो पैसे के भी पीछे थी, शोहरत के भी पीछे थी, इज़्ज़त के भी पीछे थी, और पैसा भी आगे आगे, शोहरत भी आगे आगे, और इज़्ज़त भी आगे आगे। और उसके लिए उसने इतना मुश्किल वक्त गुजारा कि काम किया, कभी सफाइयाँ की और कभी कैशियर के तौर पर काम किया। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत, उसके अज़्म और उसके कॉन्फिडेंस देखा। आज पैसा भी उसके पीछे, शोहरत भी उसके पीछे, और आदमी भी उसके पीछे। नासिरुद्दीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, कहाँ पैदा हुई, किस तरह से स्ट्रगल की मायरा खान ने, और फिर इस मुकाम पे पहुंची कि तमाम फिल्म्स की, और रईस भी मूवी की शाहरुख खान के साथ, द किंग ऑफ बॉलीवुड के साथ। आपने कहाँ से ढूंढा जो लेजेंड ऑफ मौला जट बनी, तो उसमें आपने कैसे कास्ट किया, क्या स्टोरी थी, मायरा कैसे मानी इस इतने बड़ी एक्टिंग करने के लिए, और तब इतनी कमाल फिल्म उन्होंने। और वो कहते हैं ना, उनका जो डायलॉग है सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना कि ओ मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की मशूक़ा, और वो हर गली, हर कूचे और बाज़ार में हमने सुना कि क्या कमाल किस्म का लिखा था। वो आपने लिखा था ना सर? देखें, वो जिसने भी लिखा था उसको तो छोड़ दें, वो नासिरुद्दीन साहब ने लिखा था, मैंने नहीं लिखा। अच्छा, जहाँ तक लेजेंड ऑफ मौला जट में उसके आने का है ना बात, उसकी कहानी सिर्फ इतनी है कि आपको पता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो लाहौर की इंडस्ट्री थी वो फ्लॉप हो चुकी थी, और इंडस्ट्री जो थी वो कराची चली गई जी। और उस दौर में मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी से काम नहीं मांगा, कभी सिफारिश नहीं की, कभी किसी के घर नहीं गया कि मुझे काम दे। ठीक है। मैंने हमेशा अल्लाह से मांगा और काम मेरे पास चल के आता है जी। वो एक दौर बीच में ऐसा है जिसमें मेरे पास काम नहीं था, 15-16 के दौरान मैंने नहीं मांगा। मैं एक आदमी को दाखिल करवाने के गया, यूनिवर्सिटी गया, तो यूनिवर्सिटी का जो वो उसका डिपार्टमेंट का चेयरमैन था, डीन जो, उसने मुझे कहा ना साहब आपकी मैं बात मान लेता हूँ, आप मेरी बात मान लें। मैंने कहा जी फरमाएं। कहते आप ये मास कम्युनिकेशन के लेक्चर देंगे हमारे यूनिवर्सिटी, पढ़ाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है। अब अंधा क्या मांगे 2 आंखें, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो वो मैंने हफ्ते में 2 लेक्चर होते थे, वो 5,000 रुपया एक लेक्चर का मुझे मिलता था। अच्छा। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह, वो मैं लग गया, मैं चुप करके ले लिया। उसके बाद बिलाल साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद बिलाल अशारी साहब मिले मुझे एक रेस्टोरेंट में। ठीक है। एक लड़का सा टोपी पहनी हुई, और मैं सोच भी नहीं सकता किसने वार बनाई है।
और उसके साथ जब बात मैंने कहा क्या बनाना चाहते, कहते यार मैं मौला जट को बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा यार खुदा के लिए बस कर दे, मौला जट इतनी बार बन चुकी है, बस कर दे। कहता नहीं मैंने वही बनानी है। मुझे फ़ोन आया, नासिरुद्दीन साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी। कहते नासिरुद्दीन साहब वो मैं अमारा हिकमत बोल रही हूँ। अच्छा। तो वो फिल्म मैंने बनानी है, द लेजेंड ऑफ मौला जट, तो आप तशरीफ़ ले आए। तो मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा ना कि बिलाल साहब के घर पे आ जाए। ठीक है। मुझे यकीन आ गया कि खातून माकूल है। मैं बिलाल साहब के घर चला गया। वहाँ खैर बात होगी, हमारा से मुलाकात हो, बिलाल साहब से मुलाकात हुई। उस वक्त बिलाल साहब ने मुझे एक लिफाफा दिया, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आप, और दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी जब आप स्क्रीन प्ले कंप्लीट करेंगे, तीसरी मिलेगी जब डायलॉग लिखेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। वो लिफाफा भी उतना ही तकरीबन भारी था, मैंने जेब में रख लिया। मैंने कहा चलो लाख तो आ गया होगा, अगर ये भी 3 लाख होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ऐसी बात नहीं। बात होती रही। जब मैं गाड़ी में बैठा, तो गाड़ी में खोल के मैंने लिफाफा देखा तो 5 लाख रुपया था। वो 5-5 हज़ार के नोट थे। तो पता चला कि 15 लाख रुपए की फिल्म है। ठीक है। इस तरीके से तो मैं इन हुआ मौला जट में। मैंने कहानी लिखी, मैंने इंटरवल तक कहानी सुनाई बिलाल साहब को, और मैं हमेशा इंटरवल तक की कहानी सुनाता, उसके बाद नहीं सुनाता। ठीक है। इंटरवल तक ओके हो जाए तो फिर आगे, वरना मेहनत ज़ाया हो जाती। हाँ जी। बिलाल साहब जब कहानी सुन रहे थे तो मैं उनको देख रहा था, बॉडी लैंग्वेज उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, मुझे ऐसा लग रहा था इनको कहानी पसंद नहीं आ रही। सही है। इंटरवल हो गया, उसके बाद वो उठकर वाशरूम में चले गए। फिर 5-7 मिनट बाद आए और चाय मंगवाई, चाय पी। तो अब मैं कहूँगा कुछ को बोलेंगे, वरना मेरी कहानी इंटरवल तक सुनते तो लोग कहते क्या बात है, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। कुछ भी नहीं बोल। तो मुझे कहता है मुझे 2-3 दिन दे दें और फिर मैं आपको बताता हूँ सोचने का। मैंने कहा ठीक है। मैं चला आया। 2-3 दिन गुजर गए, 2-3 हफ्ते गुजर गए, 2-3 महीने गुजर गए। तो मुझे पता चला कि मेरे डायरेक्टर मसूद भाटू ने कहा नासिर साहब आप तो वहाँ से कट हो गए। मैंने कहा क्यों? कहते वो तो कोई और राइटर लिख रहा है फिल्म। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं। 2 महीने और गुजर गए। फिर एक दिन बिलाल साहब का फ़ोन है, नासिर साहब ज़रा मेरे पास तशरीफ़ ले आए। मैं घर चला गया। तो कहने लगा नासिर साहब मैं ना असल में आपको बताऊँ, आपने जो कहानी सुनाई मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती। अच्छा। मैंने कहा जी फिर? कहते फिर ये मैंने बैठ के ना कहानी एक बनाई, इसको सुन ले। मैंने कहा जी सुना दे। उसने कहानी सुनाई। जब कहानी सुनाई मैंने कहा ये कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनकम्प्लीट है इस कहानी, ये बनेगी अब मैं आपके साथ बैठूँ। ठीक है। ये फिल्म की कहानी नहीं है। कहने लगी ठीक है। उस बच्चे में, उस डायरेक्टर में ये क्वालिटी है कि वो सुनता भी है गौर से, मानता भी है अगर जायज़ बात। ठीक है। वो नहीं करता। आफ्टर ऑल हमने 3 साल लगाए, हमने स्क्रिप्ट को मुकम्मल किया। 3 साल में मायरा सिलेक्शन में थी पहले सुन ले, वो बताता हूँ। 3 साल में स्क्रिप्ट मुकम्मल हुआ, लेकिन एक्चुअली उस पर जो दिन लगे थे वो लगे थे 107। ठीक है। जो हमने काम किया। ठीक है। मैं जब कहानी लिख रहा था तो उस वक्त मुझे बिलाल ने बताया कि नासिरुद्दीन साहब मैंने जो एक्टर साइन कर रखे वो सुन ले। एक फवाद खां, ठीक है, एक मायरा खां और एक हमजा अब्बासी। ठीक है। फवाद खां मौला जट, हमजा अब्बासी नूरी नत और मायरा खां मुखो जट। ठीक है। दारो नतनी का रोल और जो बाकी माखा और ये वो है ना नूरी, ये नूरी के अलावा जो रोल है ये हम बाद में सिलेक्ट करें। सही है। मुकम्मल हो गया जब सिक्र, तो उन्होंने जनाब कहा कि दारो नतनी का जो रोल है ना ये करेगी अमायमा मलिक। अच्छा। मैंने कहा सर ये अमायमा मलिक हैं, अमायमा मलिक। मैंने कहा बिलाल साहब ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। कहता क्यों? क्योंकि वो हर एक्टर मेरे से पूछ के करता था। अच्छा। मैंने कहा सर ये वो काम कर ही नहीं सकते। कहाँ दारो नतनी, कहाँ अमायमा मलिक, क्या कर रहे हैं आप? लो जी 2-3 दिन में बहस करता तो मेरे से कहता नासिर साहब आप ये मुझ पर छोड़ दें। ठीक है। मैंने कहा आप पछताएंगे। कहता कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जब फिल्म रिलीज़ हुई तो बिलाल लाशारी का कॉन्फिडेंस सही था। दुनिया ने अमायमा मलिक की बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। अब बात है कि मायरा खां कैसे? मायरा खां तो पहले साइन थी उनके पास। अब जो प्रॉब्लम आया जिसमें कहानी मुकम्मल हो गई तो उसने कहा नासिर साहब कि डेली गाड़ी आपके पास जाएगी और आप डेली मेरी शूटिंग अटेंड करेंगे। वो गाड़ी आपके पास रहेगी सुबह से शाम तक, जब आपका दिल करे कहीं जाना हो। तो मैंने कहा अब मैंने करना क्या, मैंने तो स्क्रिप्ट मुकम्मल कर दिया। तो हंस के बोला नासिर साहब ना तो मुझे पंजाबी आती है, ना मेरे स्टाफ को पंजाबी आती है, ना मेरे किसी एक्टर को सिवाय हमजा के पंजाबी आती है। ठीक है। तो इनको पंजाबी सिखानी है आपने। सही है। उसके बाद फिर ये हुआ कि सिखानी तो क्या थी, उसने तजवीज़ दी कि जी आप जो हमारे सीन है ना, हाँ, उनको रिकॉर्ड करके तो वीडियो जो वो ऑडियो जो हमें भेज दे। ठीक है। 7 सीन भेज दे।
तो वो बिलाल खुद ही स्क्रिप्ट करते थे, राइट करते थे। तो उन्होंने वो रोमन इंग्लिश में वो सीन करना, मैंने उसको रिकॉर्ड करवाना, और वो आइडिया जो थी वो उनके पास चले जाने। अब उन्होंने वो देख देख के सुन के तो वो करते थे। लेकिन इसके बावजूद जब डबिंग होती थी तो फिर मुझे बुलाया गया, ख़ास तौर से जिस दिन मायरा खां की डबिंग थी। अच्छा। तो मैं गया, तो वो मायरा खां के जो मैंने देखा कि लड़कियां जितनी भी शोबे में आए ना, बड़ा अच्छे लिबास और स्टाइलिश और ये वो, जैसे कि कैजुअल सा ड्रेस, जो जैसे घर में जब किचन में जाके पका ले तो वो आके आ गई। तो उससे मुझे अंदाज़ा है कि इसको कोई कम्प्लेक्स नहीं है। होता है लड़कियों का, या ये कम्प्लेक्स नहीं है, या यूँ कह लें कि उसको अपने स्टाइल या ब्यूटी के लिए किसी कपड़े की, किसी ब्रांड की या किसी स्टाइल की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो और फिर बात यह कि मुकम्मल हुस्न भी वही होता है जो हर हाल में हुस्न लगे। क्या बात है। वरना डबल वर्जन के हुस्न तो बहुत है ना। ऐसे ही एक वर्जन मेकअप का होता है, जैसे आप करके आते हैं तो अपना हसीन बन के आते हैं, लेकिन ऐसा हुस्न होना चाहिए जैसे मेरा है। जी ऐसा ही है मेकअप का मोहताज नहीं है। ठीक। हाँ जी बिल्कुल। तो वो फिर इसको मैंने दिखाया। तो अब आते हैं कि फिल्म जब मैंने देखी, बिलाल की आदत थी हर सीन मुझे दिखाते थे। हाँ। और अपने स्टाफ को भी यकीनन दिखाते होंगे, लेकिन मुझे ख़ास तौर से दिखाते थे, पूछते थे कैसा लगा। अच्छा। अगर मैं कहता था बहुत अच्छा तो ओके, वरना अगर मैं कहता था नहीं यार ये नहीं अच्छा लगा तो दोबारा रिपीट होता था कोई? नहीं जी, ऐसा भी हुआ कि एक उन्होंने दिखाया मुझे, वो रोल था वो, तो वो जो बाद में नैयर रियाज ने किया, तो उसमें एक एक्टर था। तो मैंने कहा अपना बिलाल भाई ये आपका काम तो मुझे ठीक लगा, लेकिन एक्टर मुझे सही नहीं लगा। अच्छा। क्या ठीक, उन्होंने एक्टर ही बदल दिया, वहाँ नैयर रियाज ले और दोबारा किया। अच्छा। और फिर नैयर रियाज ने क्या फिर रोल किया, रंग भर दिया। अब फिल्म के दौरान चेमगोइयाँ शुरू हो गई। चेमगोइयाँ शुरू यूँ होती हैं कि मेरा, आपको पता, मैं जब फिल्म लिखता हूँ तो मुझसे फवाद खान भी थोड़ा सा नाराज़ रहे, इजहार नहीं किया। क्यों नाराज़ रहे? बताता हूँ। और मायरा खां को भी थोड़ी सी शिकायत रही होगी यकीनन, लेकिन उसने भी मुझे बताई नहीं। ठीक है। तो फिल्म मुकम्मल हो गई। फिल्म मुकम्मल हो गई तो बिलाल ने मुझे फिल्म दिखाई, और दिखाने के बाद बिलाल ने मेरे से पूछा नाज़ साहब आपको कैसी लगी? ठीक है। तो कभी आप बिलाल का भी इंटरव्यू करें, वो लड़का इस काबिल है कि उसका इंटरव्यू किया जाए, तो पूछिएगा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बिलाल साहब अगर ये पाकिस्तान में 100 करोड़ नहीं करती तो मेरी तरफ से ये फिल्म डेड फ्लॉप है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहते नहीं नासिर साहब, उस वक्त जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो जवानी फिर यानी 2 का था 72 करोड़। ठीक है। सारा मिला वर्ल्ड वाइड। तो उसने कहा ना साहब वर्ल्ड वाइड मिला के तो मैं समय तो हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं। मैं कही अगर पाकिस्तान में नहीं करेगी तो डेड फ्लॉप है। मैंने कहा जिस फिल्म का 7 साल से लोगों को इंतजार है, मैंने कहा इसके 3 ऑडियंस हैं इस फिल्म के। पहले ऑडियंस हुए जिन्होंने पहले मौला जट देखी, ठीक है, और वो देखेंगे कि ये कैसी बनी। हाँ। दूसरी मैंने कहा आज की जो यूथ है जिसको लीड क्लास करते हैं आप, वो देखेगी। ठीक है। कि मायरा खान ने, क्योंकि मायरा खान लोग बच्चों के दिलों में है, ऑडियंस के अंदर है, तो ऑडियंस ये देखेगी कि ये तो उर्दू की आर्टिस्ट ने पंजाबी कैसे बोली। फवाद खान को भी देखेंगे। बिल्कुल। और मैंने कहा तीसरी क्लास है कि जो ये देख रहे कि यार ये कौन सी फिल्म है जिसकी ये फिल्म दोबारा बनी, और कैसे चलते रही, और कैसे भी चले, और 7 साल हो गए हैं इसको, बड़ा टाइम लग गया, तो ये भी देखेंगे। मैंने कहा जिसके इतने ऑडियंस, और मैंने कहा ये फिल्म आज भी लोगों के घरों में, मैंने कहा अमेरिका से मेरे फ़ैन जो हैं वो ये एक ही सवाल करते हैं जब बात होती है कि मौला जट कब रिलीज़ हो रही। तो मैंने कहा ये तो, मैं बिलाल साहब ने क्या, मैं कहा बिलाल साहब ये फिल्म तूड़ा पुट देगी। ठीक है। और फिर वाकई उन्हें तूड़ा पुट देती हैं। अब बात हो गई थी कंट्रोवर्शियल की, और वो ये है कि लोगों ने ये कहना शुरू किया, अब वो पता नहीं लोगों ने अपने पास से कहा या वो भी लॉबिंग का एक मसला था कि जी मौला जट में सब ने बहुत अच्छा काम किया, मायरा खान ने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा, मतलब मायरा खान को वेस्ट किया, कुछ इस किस्म की बात हुई काफ़ी। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान, ये इस फिल्म को आपने पहले देखा है? जी जी, दोबारा देखें। इसमें सबसे अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस की है ना तो वो मायरा खान ने की। अब उसकी वजह क्या है? बात यह है कि परफॉर्मेंस का आर्टिस्ट का वहाँ पता चलता है जहाँ उसके लिए सिर्फ सीन होता है, सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है। सीन और सीक्वेंस में फ़र्क है। लोगों ने अमामा मलिक को कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया। अमामा मलिक के हाथ में सीक्वेंस थे और मायरा खान के पास सिर्फ सीन थे। ठीक है। तो जिसके पास सीक्वेंस होता है ना, वो अप्रिशिएट इसलिए होता है कि वो सीक्वेंस होता है। मसलन मायरा खान की इंट्रोडक्शन ये थी कि उसने एक लड़के को जो उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद है, उसको तलवार मार के उसका गर्दन उड़ा दी और सर मेज़ पर रख दी।
अब ये सीक्वेंस था, तो वो लोगों के नज़र में आ गई। फिर वो यहाँ भी अकड़ के बोलना, विलन के तौर पर बोलना, किसी को ना मानना, अपनी अकड़ में रहना। वो क्योंकि मैं आपको पता, मेरी फिल्म जो होती है वो मैं विलन बेस्ड फिल्म लिखता हूँ जी। मैं शैतान को पहले लेता हूँ, रहमान को बाद में लाता हूँ। सही। तो क्योंकि विलन मजबूत होगा, दीवार मजबूत होगी, तो उसको जो तोड़ेगा वो सभी मजबूत वो होगा। फिर फरहाद बनेगा, पत्थरों में से दूध की नहर निकालेगा जी। तो मायरा खां के पास सिर्फ सीन थे। और अगर पहली मौला जट भी आप देखें, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उसमें आसिया बेगम ने ये रोल किया था। ठीक है। उसके पास भी कोई सीक्वेंस नहीं था, उसके सीन पास ही भी थे? सीन थे। अच्छा। या मकालमे थे कुछ। तो वो भी अपने सीनों में अपनी परफॉर्मेंस से, उसने चकोरी उसमें लीड थी दारुनतनी के रोल में। ठीक है। तो उसमें भी चकोरी हाईलाइट बनी और नूरी नात हाईलाइट बना, न मौला जट हाईलाइट बना था, न मुखो बनी थी। क्या बात है। क्यों कि मेरी फिल्म बेस करती थी विलन्स के ऊपर। ये भी ऐसे ही हुआ कि लोगों ने हमजा बासी को ज़्यादा अप्रिशिएट किया, फवाद खान को कम किया। इसी तरह दारुनतनी को ज़्यादा किया, मायरा खान को कम किया। ठीक है। लेकिन बतौर नकाद के आप फिल्म को देखें, बतौर परफॉर्मेंस के देखें, तो एक लड़की जिसके पास सिर्फ सीन है, और वो सीन में आपको नहीं हिलने देती, तो फिर वो बड़ी आर्टिस्ट है, या जिसके पास सीक्वेंस है वो बड़ी आर्टिस्ट। बिल्कुल, दोनों अपनी अपनी जगह, लेकिन मतलब ऑब्वियसली एक छोटा सा सीन था, वो यादगार हो गया, आज तक वो वायरल होकर चल रहा है मुख्तलिफ वो टिकटॉक के अंदर, जिसमें गाना के चंद पिछे लुकी रात लै जानी है, दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी है। ये गाया भी मायरा खान ने खुद, फवाद खान ने भी खुद गाया। ये आपको इल्म में है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। खुद गाया मायरा खान ने और खुद गाया फवाद खान ने। क्या बात। और क्या सुर में गाया। और मुझे पहली दफ़ा पता चला कि हमारे भी आर्टिस्ट जो है ना वो सिंगर हैं, उनको भी सुर में और गाना आता है। बहरहाल उन सीनों में मायरा खान ने लोगों को खींचा है और हिलने नहीं दिया। तो लिहाजा ये कहना कि मायरा खान को हमने वेस्ट नहीं किया, बात ये है कि मेरा एक नेचर है कि मैं अपनी कहानी को किसी के लिए नहीं लिखता, मैं आवाम के लिए लिखता हूँ। सही हो गया सर। और सीन वही, सीक्वेंस वही लिखता हूँ, उसी के लिए लिखता हूँ जिसका वो हकदार होता है। क्या बात है। मैं ये नहीं कर सकता, हालांकि उसके साथ मेरे सेंटीमेंटल रिश्ता भी था, लेकिन मैंने दारुनतनी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। ये नहीं किया कि उसका कोई सीक्वेंस लपेट के मैं इधर इसके खाते में डाल दूँ या इसको कोई ऐसा और सीक्वेंस दे दूँ। सही। क्योंकि ऐसा सीक्वेंस देने से होता ये है कि वो सीक्वेंस बतौर सीक्वेंस तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो फिल्म में जुड़ के आता है ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे ठोंसा गया है, वो फिर बुरा लगता है लोगों को, और बल्कि वही ड्रॉबैक बन जाती है फिल्म की। ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मायरा खान ने लेजेंड ऑफ मौला जट में नाइंसाफ़ी किया या उसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सही। लेकिन ये अलग बात है कि मायरा खान का जो एक इमेज है, वो उससे अगर हम दारुनतनी का रोल करवाते तो लोग पसंद ही नहीं करते। सही कह रहे हैं। क्योंकि एक इमेज है ना कि अब जो हीर है वो हीर ही बनेगी ना, तो अच्छी लगेगी। अगर कुछ और बना देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, अगर उसको आप मार रोल दे दें तो नहीं अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हम जब मायरा खान की अगर सारी परफॉर्मेंस का अहाता करते हैं तो मायरा खान बहुत आगे नज़र आती है। एक और बात आपको बतानी थी कि मायरा खान ने 2023 में शादी की दूसरी। ठीक है। सलीम करीम नाम के लड़के से। अब सलीम करीम कौन है ये तो मैं नहीं जानता, मेरे लिए इतनी काफ़ी है कि वो मायरा खान का शौहर है। लेकिन इस शादी को, हालांकि ये उसकी दूसरी शादी है, लेकिन उसने इस अंदाज से किया जैसे ये उसकी पहली शादी है। और इसमें उसके हस्बैंड ने भी साथ दिया। उधर मरी से आगे जाएं तो बूरमन एक होटल है, आपने सुना होगा, ये पीसी वालों का है शायद। जी। और बड़ा महंगा होटल है, पूरे का पूरा होटल बुक हुआ शादी के लिए। जी, पूरे का पूरा। ये उधर हिंदुस्तान में धर्मेंद्र ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने 2 होटल के 3 होटल पूरे बुक कराए थे और मेहमानों को उठाया था। ये पूरा होटल बुक हुआ और जितने भी बड़ी नामवर शख्सियात शोबे से ताल्लुक़ रखती थी उनको इनविटेशन दी गई। वो वहाँ आई और भरपूर तरीके से और भरपूर खुशी के साथ ये दूसरी शादी अंजाम पाई। अल्लाह ताला करे कि जिस जज्बे के साथ और जिस शिद्दत के साथ और जिस खूबसूरती के साथ और सरेआम इस शादी को किया गया, अल्लाह करे कि आखिरी दम तक ये इन दोनों का साथ निभे और अल्लाह ताला उसको वही खुशियाँ दे जो उसने शादी के मौके पर अपने शादी में शिरकत करने वालों को दी। बेशक। तो और ये भी तो उम्मीद करता हूँ कि फिर कोई ऐसा ड्रामा हो जो हम सफ़र की तरह हिट हो, जो बिन रोए की तरह हिट हो, फिर कोई फिल्म आए जो जिसमें मायरा खान काम करे तो वो रईस से भी बड़ी हो, लेजेंड ऑफ मौला जट से भी बड़ी हो। क्या बात। ये मेरी दुआ है। मायरा खान को
और हुमायूं शहीद को मुबारकबाद देता हूँ कि काफ़ी देर के बाद, काफ़ी सालों के बाद मायरा खां की फ़िल्म आ रही है और हुमायूं शहीद के साथ आ रही है और उसका नाम है लव गुरु। माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी बड़े नामवर हैं, इन्होंने 4 पहले फिल्में बनाई, चारों सुपरहिट हैं और डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है नदीम बेग, उसने भी 4 फिल्में सुपरहिट दी हैं। तो मेरी दुआ है कि ये रिकॉर्ड उसका ब्रेक ना हो, जिस तरह वो 4 फिल्में सुपरहिट गई ये भी सुपरहिट फिल्म जाए और लोग जो हैं मायरा खां को फिर से उसके असली फ़न के रूप में देखें और मैं ये पहले शो पर फिल्म देखूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप आने वाले दिनों में किस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक को और नासिर अदीब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।